अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कल से एक इंतहाई अजीब खबर पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। वही है कि शहबाज शरीफ को बरतानिया के किसी कोर्ट ने, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरीयत दे दी है। तो पहले मैं भी समझा था कि सही है, मैंने उनको मुबारकबाद दी थी। बाद में मुझे पता चला कि ये तो खबर झूठ है, ये तो टोटल झूठ बोला गया, बल्कि गलत बयानी की जा रही है। एक तो वो अदालत नहीं, एक मजिस्ट्रेट का दफ्तर था, खैर कह लें अदालत उसको। दूसरा, नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से एक इनिशियल कुछ चेक एंड बैलेंस के तौर पे वो कर रहे थे। और तीसरा, उसमें शहबाज शरीफ का नाम था ही नहीं। मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर 2 पेज का जो है वो मौजूद है। इस वक्त लंदन से मैंने अपनी चुड़ैल से मंगाया और चुड़ैल ने वो ऑर्डर मुझे ला के दिया लंदन से। और कोशिश मैंने की कि इस वक्त मैं ले लूँ, हालांकि बहुत सुबह का टाइम है लंदन में, कि बैरिस्टर राशिद असलम को, एडम एंड बर्नॉट के रूहे रवां हैं कि ये हमें बताएं कि इसमें शहबाज शरीफ का क्यों नून लीग इतना क्रेडिट ले रही है कि जी उनकी बरियत हो गई। बैरिस्टर राशिद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे बताएं, इसमें शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं इस पूरे ऑर्डर में। मैंने पूरी अंग्रेजी लगा के पढ़ लिया, तो उनका क्यों उनकी तारीफें हो रही हैं? देखिए, जो ऑर्डर आपकी और हमारी नजर से गुजरा है या सोशल मीडिया पे या बाकी मीडिया पे है, उसमें सुलेमान शहबाज शरीफ साहब का नाम है या एक और शख्स का नाम है। जुल्फकार का नाम तो है। जी, तो इसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है। यहाँ तक इस हद तक तो बात ठीक है। और उसके अलावा जो बरियत की बात है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जहां पे भी किसी भी बैंक में, किसी भी लॉ फर्म में कहीं पे कोई ऐसे फंड्स आते हैं जो मशकूक होते हैं या जिनका ताल्लुक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन से होता है या उनकी फैमिली से होता है, तो ऐसी सूरत हाल में एनसीए को रिपोर्ट होती है, एक एसएआर रिपोर्ट की जाती है, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट उसको बोलते हैं। तो उसमें फिर वो अकाउंट फ्रीज कर लिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और ये 2 साल तक फ्रीज रखे जा सकते होते हैं। उसमें एनसीए नॉर्मली मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाती है, उनसे वो फ्रीजिंग ऑर्डर लेती है। पहला फ्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है, उसके बाद उसको एक्सटेंड करवाया जा सकता होता है। तो 2 साल से ज्यादा फ्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता। तो इसमें बेसिकली मुकदमा अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ था, कोई चीज ऐसी प्रूव नहीं हुई थी। इसमें जो बरियत वाली बात है, मैं ये समझता हूँ वो थोड़ा सा वो गलत बात है। उसमें ये है कि उन्होंने कोई प्रोसीडिंग ही स्टार्ट नहीं की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद, बिकॉज यहाँ पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं यहाँ पे यूके में। ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अच्छा, ये तो पाकिस्तान में भी होता है चेक राज साहब। मैं अगर अपने बच्चे की फीस भेजूं तो $10,000 अगर उससे जाता है ना ऊपर, तो बैंक ऑटोमेटिकली स्टेट बैंक को इन्फॉर्म कर देता है, स्टेट बैंक रोक लेता है और फिर हमें बताना पड़ता है कि जी ये किसी की फीस के लिए है, किसी के लिए, किसके लिए है। उसके बाद उसको क्लियरेंस मिलती है अमाउंट को। ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। नहीं, यहाँ पे एनसीए इन्वॉल्व हो जाती है, एनसीए एक्सटेंसिव चेक करती है। यहाँ तक बात दुरुस्त है, उनकी रिपोर्ट जो है वो एक वैलिड रिपोर्ट होती है। जिस तरह अगर फर्ज करें कोई मनी लॉन्ड्रिंग के कोई इशू हैं इन अकाउंट्स के मामले में, सुलेमान शहबाज के मामले में, तो वो इससे क्लियर हो गए हैं, क्योंकि एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चली है जो कि तकरीबन 1.5 साल से पौने 2 साल तक के अरसे पे मुहित थी। उसमें कोई चीज प्रूव नहीं हो पाई, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन मुकदमे वाली बात या बाकी बात, उसमें ऐसी होता है जैसे किसी पुलिस ने किसी पे छापा मारना हो पाकिस्तान में, तो वारंट लेते हैं मजिस्ट्रेट से। तो ये वारंट आप कह लें, इसको एएफओ बोलते हैं, अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर, मजिस्ट्रेट यहाँ पे इशू कर देता है। वो उस वक्त तक वो फ्रीजिंग ऑर्डर कंटिन्यू रहता है जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी होती है। तो इसको हम कोर्ट तो नहीं कह सकते? नहीं, इसको कोर्ट नहीं कहते। ये एनसीए की जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये पैसा जो आया इलिसिट मनी नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं है। आई डोंट नो कि उसमें अमाउंट कितनी थी, क्योंकि अमाउंट का ऑर्डर में जिक्र नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि ये इलिसिट मनी नहीं है। इस वजह से उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है यहाँ पे, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। यहाँ पे जैसे हम लॉ फर्म चलाते हैं तो हमारे पास किसी क्लाइंट के जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होता है, तो हम उसको एनसीए को रिपोर्ट करते हैं। तो एनसीए नॉर्मली 7 दिन लेता है, उसके बाद 30 डेज लेता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में के जुमरे में ये चीजें आती हैं। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोर्ट में केस चल रहा था,
कोर्ट की प्रोसीडिंग थी या कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद ये केस हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एनसीए की, जिस तरह मैंने पहले बताया कि उनकी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी जरूर है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज अब नहीं प्रॉब्लम यह है कि एनसीए ने तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को अप्रोच किया था और इन्होंने नैब का तमाम उसको एविडेंस जो है सुलेमान शहबाज के ऊपर भेजा था। तो क्या हमारे नैब का एविडेंस फॉल्टी है कि उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया वहां पे कि उसके बावजूद बरियत हो गई? बरियत तो नहीं, लेकिन अपना रिलीफ हो गया। देखिए ये जो इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें उसको 3 स्टेप्स में देखा जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसकी पहला तो प्लेसमेंट होती है कि जो भी पैसा आता है उसको प्लेस किया जाता है, फिर उस पर लेयरिंग की जाती है, फिर उसकी इंटेग्रेशन होती है। तो ये तीनों प्रोसेस बड़ी जल्दी में किए जाते हैं। तो नॉर्मली जब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो इन्हीं तीनों स्टेप्स के इर्द गिर्द घूम रही होती है एनसीए की। क्या है कि जो पेमेंट आई है, जो भी यहाँ पे अमाउंट आई है वो क्लियर अमाउंट है, उसमें इस तरह कोई मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे तो नहीं है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो नहीं है, कोई कमीशन या करप्शन का पैसा तो नहीं है। तो जब वो यहाँ पे आ जाता है फिर वो उसको देखते हैं, अगर इस किस्म का पैसा है तो उसकी लेयरिंग कैसे हुई। उसमें लेयरिंग में ये होता है ट्रांजैक्शन की जाती है, ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन, मतलब फर्ज करें एक अगर अमाउंट आई है तो उसकी 50-60 तेजी से ट्रांजैक्शन की जाती हैं, फिर उसमें इंटेग्रेशन उसकी होती है कि उस पेमेंट से फिर प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं या कोई एसेट्स खरीदे जाते हैं। तो जब एनसीए अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है तो पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे इनलैंड रेवेन्यू के पास उनके कितने रिकॉर्ड्स हैं, टैक्स के कितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके बाद इनलैंड लिंक्स उनके कितने हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हैं जो लिंक हैं यूके के अकाउंट्स के साथ। आफ्टर दैट फिर उसमें अगर कोई बिजनेस था तो बिजनेस की कैपेसिटी क्या थी, आया कि इतनी कैपेसिटी थी कि अर्निंग कर सके यूके से। अगर यूके से नहीं है तो फिर वो अगर फर्ज करें पाकिस्तान और यूएई से रिलेटेड थे तो हो सकता है कि उन्होंने यूएई या पाकिस्तान से राब्ता किया हो। तो अगर पाकिस्तान से राब्ता किया गया है और उन्होंने सफिशिएंट एविडेंस नहीं दी जिसकी बेस पे एनसीए इसको प्रोसीड कर सकता, तो उसी वजह से मेरा ख्याल है विड्रॉ हुआ, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक मनी जाया नहीं किया जाता कोई भी प्रोसिक्यूशन पे, क्योंकि अगर ये आगे कोर्ट में जाता तो ऑब्वियसली इस पे प्रोसीडिंग्स होनी थी, उसमें बैरिस्टर्स इन्वॉल्व होने थे, लॉ फर्म्स इन्वॉल्व होनी थी। तो अगर ये केस जो होता है ये अप्रूव नहीं होता तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है यहाँ की प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के लिए। तो सुना और भी ऐसे केसेस आने वाले हैं, इन द पाइपलाइन है, इनके लिए बड़ा रिलीफ आने वाला है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जब रिलीफ आएगा तब देखेंगे। ये तो एक ये रिलीफ जो है रॉन्ग वर्ड है, मैं ये समझता हूँ। ये उन्होंने स्टैंडर्ड चेक किए हैं और जिसमें उन्होंने देखा है, हाँ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंसिव किस्म की हैं, जो जहां तक मेरी मालूमात है वो 100 सफात से जायद है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के केसेस पे इनका कोई असर पड़ सकता है या पाकिस्तान गवर्नमेंट या नैब में जो केसेस असर पड़ सकता है, तो वो डिपेंड के अमाउंट कितनी थी, क्योंकि अमाउंट डिस्क्लोज नहीं की गई इस पूरे ऑर्डर में। ठीक है जी, बैरिस्टर राशिद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप देख रहे थे ये बात, और जो रिपोर्टें आपके पास कल से अभी तक आ रही हैं वो गलत हैं और आपको मैं करेक्ट रिपोर्ट दे रहा हूँ। और एडमंड बर्नॉट के सीनियर एसोसिएट से मैंने आपको रेटिफाई करा दिया, और सारी आप भी समझ अपने कमेंट्स दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।